Dear participants, welcome to our workshop. Today workshop is about ASP. आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी। Dear participants, welcome to our workshop. Today workshop is about ASP.NET. Your trainer is Sir Faiz will conduct this session. Sir, please continue. सबसे पहले तो थोड़ा सा ये है कि इस कोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि इस कोर्स के बारे में बैकग्राउंड पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि बैकग्राउंड क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टॉपिक्स पे डिस्कस करने के बाद एक एग्जांपल है, कोड एग्जांपल है, वो कोड एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो पहले तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा बाय रेज योर हैंड्स और इन एनी अदर मीन्स कि मुझे पता चलेगा आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन आ रही है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। जी सर, शो रही है। ओके, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम क्या कहते हैं, दो तरीके की डेवलपमेंट होती है ASP.NET पे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं लोग कि हमें जो है वो कहने का मकसद है ASP.NET कोर और ASP.NET MVC और तीसरी आ जाती है ASP.NET, ठीक है। ASP.NEट बेसिकली तीनों की तीनों एक्टिव सर्वर पेजेस कहते हैं। .NET माइक्रोसॉफ्ट का एक एनवायरनमेंट है जो कि बेसिकली डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, वेब डेवलपमेंट के लिए और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। डिफरेंस क्या होता है वेब एप्लीकेशंस और वेब्स के अंदर? डिफरेंस ये होता है बेसिकली वेब और वेब एप्लीकेशन के अंदर कि जो भी हमारी वेबसाइट है अगर वो सिर्फ ब्राउजर डिपेंडेंट है, सिर्फ ब्राउजर पे चलनी है और उसको मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं दिखाना, तो हम क्या करते हैं उसकी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो कि ASP.NET के अंदर क्रिएट होती थी वेब्स। माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा इसको एडवांस स्ट्रक्चर पे लेकर गया और फिर उसके बाद ASP.NET MVC की तरफ लेकर आया और MVC और इसी के बाद फिर ASP.NET कोर MVC का कॉन्सेप्ट लेकर आया। MVC के अंदर अगर मैं बात करूं तो समहाउ सिमिलर स्ट्रक्चर था, बट जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो हमारी मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से भी डिजाइन होने लगी। जो हम इंटरफेस वेब के लिए बनाते थे वो मोबाइल स्क्रीन पे भी उसी स्टाइल में दिखता था, मिनिमाइज होके साइज थोड़ा सा छोटा होता था, लेकिन चीजें एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रही थी। तो वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि भाई आपकी वो वेब जो एप्स के तौर की ऐप की तरह भी चले, ऐप के ब्राउजर पे भी चले, तो वो एप्लीकेशन हमारी ASP.NET MVC के अंदर हमने बनाना शुरू करी। अच्छा, तीसरी तरफ हमारा जो कोर्स आ जाता है वो वेब एप्स के बाद आ जाता है कोर MVC के अंदर। अच्छा, ASP.NEट कोर और ASP.NET MVC में फर्क क्या है, ठीक है। अक्सर ये सवाल होता है लोगों का कि भाई MVC के साथ, MVC बेसिकली एक पैटर्न, ASP.NET ASP बेसिकली एक्टिव सर्वर पेजेस है, .NET माइक्रोसॉफ्ट का एनवायरनमेंट है। MVC का मतलब होता है मॉडल व्यूज एंड कंट्रोल्स, ठीक है। अच्छा, ASP.NET के अंदर जब हम वेबसाइट बनाते थे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे भी दिखाऊं, ये एक ASP.NET पे वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। ASP.NET पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो इस तरीके से, ये कॉन्सेप्ट है वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है जो हम ASP.NET कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं कि वैलिडेट किस तरीके से यूजर को वैलिडेट कराया जाए ताकि वो रॉन्ग डाटा ना डाल सके। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कोई जीमेल आईडी आप बना रहे होते तो खाली फील्ड छोड़ देते हैं आप, तो वो आपको एक एरर मैसेज प्रॉम्प्ट करे कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, मतलब फील्ड आपको चाहिए यहाँ पर, खाली एम्प्टी नहीं पास कर सकते। इसी तरीके से कई जगहों पे ये होता है कि आप मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा डाल देते हैं, कम डाल देते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं, तो उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ऑफ डिजिट्स हम डिज़ाइन करते हैं जिसकी बुनियाद पे वो करेक्ट मोबाइल नंबर्स को गेट कर सके। इसी तरीके से एक वैलिडेशन ये होती है, इस तरीके से समरी वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आया था। तो यही कॉन्सेप्ट ASP.NET MVC पे भी अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होता है दोनों में? फर्क एक सिंपल सा फर्क है, वो फर्क ये होता है कि ये जो आर्किटेक्चर है ये कोड बिहाइंड और यानी .cs फाइल और इसका फ्रंट एंड है, यानी बैक एंड और फ्रंट एंड है, कोई मिडिल लेयर नहीं है जो कि इनको इंटरेक्ट करवाया जा सके। MVC के कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा जितना भी आपका फ्रंट एंड है उसको आप जो है वो कहने का मकसद है एक अलग
सेपरेट एंटिटी बना दें व्यूज के नाम से और उसके अंदर सारी फ्रंट एंड फाइल सेव कर दें। अभी अगर आप देखें तो मैं राइट साइड टॉप पे जाऊँ, ये मेरे प्रोजेक्ट का सोल्यूशन आर्किटेक्ट मतलब मेरी सोल्यूशन फाइल है और ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है, ये ASP.NET की वेब है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये इसके पेजेस डिजाइन है, ये सब ओपन पड़ा हुआ है, किसी भी कोई एंटिटी के अंदर नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर मैं MVC के आर्किटेक्ट के अंदर आ जाता हूँ तो MVC के आर्किटेक्ट के अंदर ये जो है वो एक व्यू का फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर ये चीजें क्रिएट हो रही होती हैं। तो MVC का आर्किटेक्ट कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। अब इसी तरीके से मॉडल्स का काम क्या होता है, मॉडल के अंदर हमारे डेटाबेस कॉल होता है। हर वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइटें होती है वो डायनेमिक क्रिएट होती है। दो तरीके से वेबसाइट क्रिएट होती है, एक होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक। डायनेमिक वेबसाइट जो होती है हमारी, वो कहने का मतलब रन टाइम पे यूजर उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट किए ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, जितनी भी हमारी स्टैटिक वेबसाइट चल रही है, तो उसमें कोई रन टाइम पे मैनिपुलेशंस नहीं होती, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा, तो बस वो एक शोकेस वेबसाइट होती है, यूजर से उसको व्यू कर सकता है। तो जब आपकी डायनेमिक की बात आती है तो डायनेमिक के लिए आपको बैकएंड सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप पीछे जो है वो आइदर डेटाबेस क्रिएट करते हो, सीक्वल हो, माई सीक्वल हो, या कोई भी, कहने का मकसद है डीबी सपोर्ट लेते हो, मोंगो डीबी, इस तरीके से बहुत सारी डेटाबेस आती है। बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्टेड डेटाबेस है वो सीक्वल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल के नाम से। तो वहां पे आप अपना डीबी क्रिएट कर दो और उस डीबी को इस मॉडल के अंदर कॉल कराते हो। ठीक है, इस मॉडल के अंदर कॉल कराने के बाद जो है फिर आपका डेटाबेस जो है वो इस मॉडल लेयर के अंदर होता है, व्यूज आपके फ्रंट एंड के ऊपर होता है, एंड देन कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काम करता है, जो कि फ्रंट एंड से डेटा को गेट करता है और फिर उसके बाद बैक एंड पे डेटा को सेव करवा रहा होता है, और इसी तरीके से बैक एंड के डेटा को गेट करता है, फ्रंट एंड पे डेटा को शो करवा रहा होता है। अभी अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कोई एज सच, कहने का मकसद है, कोई, अगर मैं बात करूं तो कोई इसमें कंट्रोलिंग लेयर नहीं है। अगर मुझे इसका बैक एंड कोड देखना है तो मैं यहाँ पे आगे व्यू कोड करूंगा तो ये मुझे इसकी कोड फाइल खोल देगा। इसी तरीके से कंट्रोलर में क्या होता है, कंट्रोलर में एक मास्टर कंट्रोल फाइल होती है जो उसको कंट्रोल कर रही होती है इन्हीं इवेंट्स को। ASP.NET के अंदर क्या करता है, ये ASP.NET के अंदर हर पेज के साथ एक CS फाइल को अटैच कर देता है और वहां से आप उस पेज पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हो। कंट्रोलर से ये फायदा हो जाता है कि आप एक ही कंट्रोलर के अंदर बैठ के मल्टी पेजेस की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली MVC का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, डॉटनेट कोर और डॉटनेट कोर MVC में कोई फर्क नहीं है, MVC के अंदर कोई फर्क नहीं है। डॉटनेट कोर बेसिकली लैंग्वेज बनाने का मकसद क्या था माइक्रोसॉफ्ट का, कि माइक्रोसॉफ्ट की जो होस्टिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, हर यूजर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता माइक्रोसॉफ्ट की होस्टिंग को। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेसिकली एक नई लैंग्वेज, एक नया प्लेटफॉर्म या एक नई प्रोजेक्ट बना दिया जिसको इन्होंने डॉटनेट कोर का नाम दे दिया, और उस डॉटनेट कोर के थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। वरना माइक्रोसॉफ्ट की एक डिपेंडेंसी होती थी कि हम जो है वो जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है वो या तो विंडोज एनवायरनमेंट में या फिर विंडोज सर्वर एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर सकते हैं, या Azure की सर्विसेज लेंगे हम। डॉटनेट कोर के अंदर उन्होंने कहा कि आप किसी पे भी काम कर रहे हो, आप लिनक्स मशीन पे काम कर रहे हो, आप यूबंटू पे काम कर रहे हो, ओपन सोर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका सर्वर हो या आपके पास ओपन सोर्स किसी पे भी हो, वहां पर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो डॉटनेट कोर में ये एक चेंज आया। ठीक है, अच्छा, एक चीज और अगर मैं आपको, तक ये ओपन हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो मिडिल वेयर में हमारी कंट्रोलर होता है, हम कंट्रोलर के अंदर काम करना सीखते हैं। फिर फंडामेंटल्स के अंदर हमारा क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ ASP में, ये अभी मैंने आपको फंडामेंटल्स ही बताया कि ASP.NET के फंडामेंटल्स पिलर्स क्या है, किस तरीके से ASP.NET पे की बेसिक नॉलेज क्या है, ASP.NET MVC होती क्या है। MVC मैंने आपको बताया मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर होता है, ये आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा, PHP के अंदर भी मिलेगा, PHP भी अब MVC फॉलो करने लग गई है। इसी तरीके से आपको जावा में भी मिलेगा। सबसे पहले MVC का कॉन्सेप्ट जावा लेकर आया था जे स्प्रिंग के अंदर, उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अडॉप्ट करा। जब जावा के अंदर MVC का कॉन्सेप्ट आया तो इतना फेमस नहीं हुआ था कंपैरेटिवली हमारे कहने का मकसद है माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म के लाने के बाद। माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और अच्छे वे में लेकर आया और फिर उसके बाद लोगों ने इसको यूज करा और बेनिफिशियल फील करा, क्योंकि इस हमारे अंदर, हमारे प्रोग्राम में एक डिपेंडेंसी आ जाती है। जब मैं एक टीम में काम करता हूँ, मैं एज अ टीम लीड काम करता हूँ अपनी टीम में, तो डिपेंडेंसी ये होती थी कि मेरा जो फ्रंट एंड का बंदा है वो बार बार डिपेंड कर रहा होता था बैक एंड के ऊपर, क्योंकि बैक एंड अटैच्ड होता था। अब मेरा क्या है, मेरा फ्रंट एंड वाला बंदा एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे अपना काम करता है, व्यूज में जाके उसको अपलोड कर देता है और फिर उसके बाद जो जो भी हमारा कहने का मकसद है
कंट्रोलर पे बंदा काम कर रहा है जो कि बैकएंड और कंट्रोलर सिमिलर पे काम कर रहा होता है, वो क्या करता है उसको कंज्यूम कराना और पोस्ट करने वाला काम कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें, ये मॉडल व्यू आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ है और व्यूज के अंदर मैं जाऊं तो ये देखें, ये मेरे व्यूज के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, ये मेरा फ्रंट एंड डिजाइन हुआ है। होम पे जाता हूँ, ये मेरा इंडेक्स पेज है। अच्छा, जितनी भी एमवीसी, अब मैं पहचान कैसे करेंगे हम कि कौन सी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे, चैट पे कुछ लिखा है सर, इट डिपेंड ऑन जावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। आई कुडंट गेट योर पॉइंट, प्लीज माइक अनम्यूट करके दोबारा से बोलिएगा, मुझे सवाल पूछिएगा। सर ये जो आप ये ASP.NET का जो वर्क सिखा रहे हैं ये जावा पर और सबसे पहले जावा पर आया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट कर लिया, यानी ये दो जो जावा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर वर्क होता है इसका नेट का, ASP.NET का। देखें देखें, जावा जो है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है, ठीक है ना। जावा अपनी लैंग्वेज है, जावा एक अलग लैंग्वेज है और गूगल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जावा पे यही कॉन्सेप्ट, मतलब इसी तरीके से वो फोल्डर्स क्रिएट कर देता है और इसी तरीके से जावा लैंग्वेज पे उसमें कोडिंग होती है, फ्रंट एंड पे HTML CSS चल रही होती है। यही चीज माइक्रोसॉफ्ट अपने पास इन्वोक करता है। कॉन्सेप्ट जो है एमवीसी का वो दोनों पे सेम कॉल होता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो मतलब बेसिकली मैं अभी भी आपका सवाल गेट नहीं कर पाया कि आप सवाल क्या पूछना चाह रही हैं कि एमवीसी का कॉन्सेप्ट क्या ये दोनों यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना, हम्म, HTML भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिस पे हम वर्क करते हैं। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो ASP.NET कह रहे हैं ना, हम्म। तो वो जावा और माइक्रोसॉफ्ट पर ही यूज कर सकते हैं, या और बाकी सारे पीएचपी पे भी यूज कर नेटवर्क सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे? देखिए वो एक जी देखिए, बेसिकली एमवीसी जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है, वो हर लैंग्वेज में लगा हुआ है। अब हर लैंग्वेज में लगा हुआ होता है, ठीक है ना, वो कोई लैंग्वेज नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना कि मैंने ASP.NET MVC पे वेबसाइट बनाई, तो वो ASP.NET MVC कोई लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली पीछे C# चल रही है, कोडिंग पे लैंग्वेज कौन सी चल रही है, C#, लेकिन वो पैटर्न फॉलो कर रही है MVC स्ट्रक्चर का। मतलब उसके व्यूज एक अलग सेपरेट फोल्डर में पड़े हुए हैं, मॉडल डेटाबेस एक अलग फोल्डर में पड़ा हुआ है, कंट्रोलर एक अलग फोल्डर में पड़ा हुआ है। इसी तरीके से जावा के अंदर में भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, जावा के एनवायरमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो उसकी भी फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में पड़ी हुई है, तो उसका मतलब वो एमवीसी का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से मैं अगर पीएचपी पे काम कर रहा हूँ, तो पीएचपी के अंदर अगर मैंने फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में लग दी सेम स्टाइल में जो ये एमवीसी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसका मतलब मैं एमवीसी की मतलब पीएचपी की एप्लीकेशन बना रहा हूँ। नाउ यू आर गेटिंग दिस। सर यानी कि आप अगर मैं ये कहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि आप रिकमेंड कर रहे हैं या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि ASP.NET को जावा पर और माइक्रोसॉफ्ट पर यूज किया जाए एज अ, गलत अगर आप गलत गलत प्रोफेशनल गलत कैरियर बिल्ड कर रहे गलत। हैं, तो क्या ये देख ठीक होगा, या फिर हम देख सब आपको जो कंफर्टेबल जोन लगे आप उस पर कर सकते हैं? आपको जो कंफर्टेबल जोन लगता है उस पर काम कर सकते हैं। पहली बात, एमवीसी मैंने बोला, एमवीसी एक कॉन्सेप्ट है जो हर लैंग्वेज पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। जावा और माइक्रोसॉफ्ट कोई लैंग्वेज नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। जावा एक लैंग्वेज है, .NET एक लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए लिखी गई, ठीक है ना। अब उसमें कॉन्सेप्ट है एमवीसी का, आप विदाउट एमवीसी भी वेबसाइट बना सकते हो, विद एमवीसी के कॉन्सेप्ट के साथ भी वेबसाइट बना। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस लैंग्वेज में रहते हुए क्या ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अब जैसे एक मिसाल ये, आप एक पेज पे काम करिए, रजिस्टर का एक पेज है, ठीक है ना। रजिस्टर के एक पेज पे एक अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, बोल्ड लेटर्स में हेडिंग डालता है और नीचे पैराग्राफ जो है वो लाइट लेटर्स में लिखता है, ठीक है ना, सिंपल पेन से लिखता है और खूबसूरत सा पेज बना देता है, ठीक है ना। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसी तरीके से उर्दू भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी वो स्टूडेंट इसी तरीके से काम करते हैं कि जब हेडिंग आएगी तो मैं उसको मार्कर से लिखूंगा और नीचे का जो कंटेंट होगा मैं उसको लाइट पेन से लिखूंगा, ठीक है ना। अब उर्दू एक डिफरेंट लैंग्वेज है, इसी तरीके से इंग्लिश एक डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन जो लिखने का तरीका है उसका कॉमन है। कॉमन क्या रखा उसने कहा भाई हेडिंग मेरी डार्क में होगी और अंदर का कंटेंट मेरा लाइट में होगा। अब मैं इसके बिना भी, एक स्टूडेंट है जो थोड़ा सा खराब स्टूडेंट है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मैं जो है वो मार्कर नहीं है मेरे पास, मैं एक ही से सब कुछ लिखूंगा, ठीक है ना। तो एक ही जैसा अगर हमने सारा काम कर दिया, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में किया हो, जावा पे किया हो, .NET पे किया हो, किसी पे भी किया हो, तो वो विदाउट एमवीसी स्ट्रक्चर आ जाएगा। और मैंने इसको सेपरेट एंटिटीज में डिवाइड कर दिया तो ये विद एमवीसी आ जाएगा। तो अगर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि देखें, एमवीसी एएसपी के अंदर काफी ज्यादा जो है वो फेमिलियर हुई और बहुत ज्यादा मार्केट में ASP.NET एमवीसी चलती है, जावा पे इतनी नहीं चलती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जावा साइड पे है तो आप जावा एमवीसी भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसमें कोई एज सच वो फिक्स बात नहीं है, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसी तरीके से ये एमवीसी का स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर मैंने बात करी, तो फिर इसी तरीके से स्टैटिक फाइल्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। स्टैटिक फाइल्स बेसिकली ये होती हैं कि फिक्स फाइल्स होती हैं हमारी, और फिक्स फाइल्स के ऊपर हम काम करते हैं। राउटिंग बेसिकली कहते हैं एक पेज से दूसरे पेज को जाने पे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं एएसपी के अंदर, सिंपल एएसपी के अंदर अगर मैं एमवीसी आर्किटेक्चर में नहीं हूं, तो मैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की एक कमांड लगाऊंगा, वो क्या करेगा, मुझे एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने में हेल्प आउट करेगा। और अगर मैं एमवीसी के अंदर हूं, तो एमवीसी के अंदर मेरा जो कंट्रोलर होता है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर कंट्रोलर दिखा देता हूँ, ये मेरा कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर यहाँ मैं राउट्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना। ये कोर एमवीसी पे वेबसाइट बनी हुई है, तो ये आई एक्शन रिजल्ट पे रिटर्न करा दो व्यू में, और इंडेक्स मेरे पेज का नाम है। पेज और व्यू का नाम सेम है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी इंडेक्स है, तो व्यू करने पे ये वही पेज रिटर्न करेगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राउटिंग कुछ इस तरीके से होती है, तो उसको कहते हैं राउट करना, एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना। तो राउटिंग का कॉन्सेप्ट आप इसमें सीखते हैं। इस तरीके से एरर हैंडलिंग, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लॉगर्स बने हुए, तो ये एरर हैंडलिंग है कि अगर कोई एरर या एक्सेप्शन आ जाए तो उसको किस तरीके से टैकल करें, तो ये एरर हैंडलिंग डिफाइन हुई है इसमें, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉगिंग, फाइल प्रोवाइडर्स बेसिकली ये जो फाइल हम प्रोवाइड करते हैं एमवीसी वगैरह को, ये फाइल प्रोवाइडर्स कहलाती है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है, इस बेसिकली डाटा की बाइंडिंग होती है। पहले डाटा की बाइंडिंग सिर्फ सर्वर से हो सकती थी, फिर जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी इनहांस हुई, और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की मल्टीपल लैंग्वेजेस आ गई, मतलब मल्टीपल एक्सटेंशन आ गई। तो अब हमारा डाटा हम डायरेक्ट फ्रंट एंड फाइल के ऊपर, कहने का मकसद है, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो ये डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जैसे अगर मैं आपको व्यू पे दिखाऊं, तो प्राइवेसी व्यू, ये तो एक सिंपल कहने का मकसद है वो बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, तो यहाँ पर एक रेजर सिंटेक्स के नाम से आता है, उसमें हम जो है वो, कहने का मकसद है, ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्ट, जैसे एट द रेट का कीवर्ड लगता है, एट द रेट करके हम इस तरीके से यूं चीजों को करते हैं। तो अब मैं कोई भी फ्रंट बैकएंड की चीजें इस एट द रेट ब्लॉक के अंदर डालूंगा, तो वो जो है हमें शो करा देगा, ठीक है। तो ये भी हम इसमें, कहने का मकसद है, सीखते हैं। सेकेंडली जो है, अगर मैं बात करूं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बाद, फिर मल्टीपल एनवायरनमेंट, जाहिर सी बात है, हम सी एस कोड भी कर रहे हैं, यानी सी शार्प पे भी कोडिंग कर रहे हैं, और रेजर सिंटेक्स भी सीखते हैं। तो वर्किंग विद मल्टीपल एनवायरमेंट्स हम इसमें सीख रहे होते हैं। सेशंस वगैरह बनाना, कि एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा कैसे लेके जाएं, HTTP कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इसमें लेके जाते हैं। तो सेशंस, होस्टिंग, ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट के फीचर्स, 4 रिक्वेस्ट फीचर्स होते हैं एमवीसी के अंदर। एक होता है गेट, एक होता है पुट, एक होता है पोस्ट, और एक होता है डिलीट। गेट का मतलब होता है डाटा पीछे से लेकर आना, जो कि आपने यहाँ पे देखा, आई गेट आई एक्शन रिजल्ट में कंट्रोलर के अंदर लगता है, ये सारे के सारे कंट्रोलर में लगते हैं। इंडेक्स से मैं रिव्यू रिटर्न करा रहा हूँ, ये मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक पुट रिक्वेस्ट होती है, कि अगर मैं डेटा को अपडेट करवाना चाहूँ, तो पुट रिक्वेस्ट होगी अपडेट करने के लिए, और अगर मैं डेटा को डिलीट करवाना चाहूँ, तो मैं डिलीट रिक्वेस्ट करूंगा। तो डिलीट का एक फंक्शन होता है, वो हम कॉल करते हैं। तो ये हम इसमें, कहने का मकसद है, सीखते हैं। तो एक क्रूड का पूरा प्रोसीजर चलाते हैं हम। उस प्रोसीजर को पहले हम विद डेटाबेस क्यूरीज के थ्रू चलाते हैं, और फिर दूसरा जो है वो ADO.NET का एक मेथड होता है, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसमें हमें क्यूरियां नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि ये हम गेट पुट पोस्ट डिलीट से ही काम कर रहे होते हैं। तो गेट पुट पोस्ट डिलीट के अंदर हम अपने फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं, जो कि क्यूरियों वाला ही काम करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हम इसके अंदर सीखते हैं। रेजर सिंटैक्स, जितने भी फ्रंट एंड की फाइल्स होती हैं एनवीसी के अंदर, वो एक तो सिंपल HTML CSS से भी बन सकती है, और रेजर सिंटैक्स के थ्रू भी पढ़ सकती हैं। ये देखें, ये एट द रेट का कीवर्ड आ रहा है, ये इंजेक्शन और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसमें ये भी चीज सीखते हैं, रेजर सिंटैक्स भी सीखते हैं। एक पेज पे दूसरे पेज पे रेंडर HTML, वो मैंने जो रिटर्न व्यू करा है उसको रेंडरिंग HTML कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्सप्रेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आपको पता होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं। तो इसी तरीके से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रेजर एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें ये होता है कि हम ऊपर ही, पेज के ऊपर ही अपनी एक्सप्रेशन लिख देते हैं, कि भाई ये एक्सप्रेशन है और इसका रिजल्ट इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। तो हम इम्प्लिसिट लिख दी, और एक्सप्लिसिट के लिए हमने उसको एक अलग फाइल के अंदर सेव करा दिया, और फिर कॉल करा ली, तो ये एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एट द रेट कर्ली ब्रैकेट लगा के, ये मैंने रेजर कोड ब्लॉक बनाया था, जो भी मैंने आपके सामने बनाया था, वो रेजर कोड ब्लॉक कहलाता है। तो रेजर कोड ब्लॉक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लेआउट्स, ये हमारी व्यू की फाइल है, जो लेआउट के अंदर, कहने का मकसद है, इसकी HTML वो CSS का कोड पड़ा हुआ होता है, जो कि फ्री टेम्पलेट में होता है। तो वो लेआउट का हम देखेंगे। टैग हेल्पर्स, HTML के टैग हेल्पर्स होते हैं, HTML फॉर, HTML कहने का मकसद है लिंक,
URL लिंक। तो जब हम एक क्रूड बना रहे होते हैं ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गए। इसी तरीके से हमारी ये इसको फर्दर डिफाइन करा हुआ है कि वेब कंट्रोल्स। अच्छा, ये ASP के टॉपिक्स हैं। दोनों टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। देखें, एक ASP की वेबसाइट चल रही है। ASP के अंदर कहने का मतलब है MVC आर्किटेक्चर नहीं होता, लेकिन चीजें वही सारी हैं। 3 टियर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ADO के साथ भी आपका डेटा सेव करवाया जाएगा, विदाउट ADO भी सेव करवाया जाएगा। इसी तरीके से वेबसाइट एक पेज से दूसरे पेज में वहां पे रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट के थ्रू लेके जाएंगे हम। और यहाँ पे विद जो है वो हम राउटिंग के थ्रू जाएंगे, जो रिटर्न व्यू करवा के अब मैं करवा रहा होता हूँ। ठीक है, फिर उसी तरीके से डेटा मॉडल से बाइंडिंग, मतलब डेटाबेस जब हम क्रूड एप्लीकेशन करेंगे तो हम मॉडल बाइंडिंग भी सीखेंगे कि डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है उसमें किस तरीके से उसको हमारी C# के एप्लीकेशन हमने बाइंड किया और फिर उसको शो करा दिया। इसी तरीके से मॉडल वैलिडेशन, कोई वैलिडेशन अप्लाई करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखे, मैंने अभी बताया था स्टार्ट में कि वैलिडेशन अप्लाई हुई है। ठीक है ना, तो ये मैंने वैलिडेशन अप्लाई करी में कंट्रोल टू वैलिडेट एरर मैसेज, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, मतलब खाली डेटा नहीं है, खाली डेटा आएगा तो ये एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, इसको साथ साथ मैं भी रन भी कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो इसी तरीके से वैलिडेशन सीखते हैं। फाइल अपलोड, फाइल किस तरीके से इसमें अपलोड होती है, जब हम फाइल्स किसी एक्सटर्नल सोर्स से फाइल उठाते हैं तो फाइल अपलोड कैसे करते हैं और उसको हम रिव्यू में कैसे देख सकते हैं। राइट नीचे की साइड पे कोड को हम हमेशा इस तरीके से देख सकते हैं, ये प्रीव्यू सेक्शन है। ठीक है, तो प्रीव्यू सेक्शन किस तरीके से देखना है वो हम इसमें कहने का मकसद है वो आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनटू कंट्रोलर्स, वही वाली बात है मैंने आपको बताया कि बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड पे लेकर आना, वो @ के कीवर्ड से लेकर आता है, वो सीखते हैं। फिल्टर्स, वेयर के क्लॉज के थ्रू भी हम इसको फिल्टर करवा के देखेंगे कि भाई वेयर के क्लॉज में फिल्टर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो वेयर का क्लॉज पास करेंगे। इसी तरीके से एरियाज, इसमें मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट कैसे चलाएं, तो एरियाज का एक कॉन्सेप्ट आता है, एरियाज देखेंगे। फॉर्मेटिंग रिस्पॉन्स वही कॉन्सेप्ट है, गेट पुट पोस्ट डिलीट वाला कॉन्सेप्ट है कि गेट पुट पोस्ट डिलीट किस तरीके से चलता है। फिर उसके अलावा ये टेस्टिंग के मेथड्स हैं यूनिट टेस्टिंग के, कि यूनिट टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है, गल्प, ये सब जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस हैं। गल्प कैसे इंस्टॉल करना है, प्रीव्यू कैसे इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस हैं। और इसके बाद ये हमें क्या क्या फीचर्स देते हैं वो सारे के सारे फीचर्स थ्योरेटिकली डिस्कस होंगे। मेन ये होता है कि मैं इस कोर्स में जब भी इसको पढ़ाता हूँ तो कहने का मतलब मेरी कोशिश होती है कि क्रूड एक प्रोसीजर चलाया जाए। क्रूड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट से ये फायदा हो जाता है यूजर को कि उसको पता चल जाता है कि मैंने किस तरह से डेटाबेस में डाटा सेव कराना है, किस तरह से उस डाटा को अपडेट करना है और किस तरह से डिलीट। उसके अंदर ये सारे जितने भी छोटे छोटे बुलेट्स हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। ये कोड एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे शेयर करी है। ये वैलिडेशन के अंदर ASP के अंदर हम ट्रीव्यू का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो वो ट्रीव्यू का ये कॉन्सेप्ट है। ट्रीव्यू का अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ट्रीव्यू वाली एक फाइल है मेरी, चले मैं आपको यहाँ ब्राउजर पे रन हो रही है ना तो वहीं पे दिखा देता हूँ। ये वैलिडेशन की फाइल है। देखें अभी मेरा क्या है, मैंने वैलिडेशन लगाई थी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की। मैंने खाली सबमिट पे क्लिक करा, इसने कहा भाई नेम एंड सिटी डाले आप तब जाके कुछ काम होगा। इसने मुझे एरर मैसेज दे दिया। मैंने कहा भाई फाइज डाल दो, सिटी में कराची डाल दो। ठीक है, ये मैंने वैलिडेशन, अब मैंने सबमिट करा, सारे एरर रिमूव हो गए। अब मैंने एक वैलिडेशन लगाई हुई है नंबर ऑफ डिजिट्स के लिहाज से ना, तो मैंने यहाँ पे 0 करा तो ये इसने बोला इनवैलिड मोबाइल नंबर। अब मैंने पीछे वैलिडेशन लगाई हुई, अगर मैं यहाँ कोड लेवल पे दिखाऊं तो ये देखिए मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है इनवैलिड मोबाइल नंबर की, कि मिनिमम 100 3 डिजिट्स होने चाहिए 1 से स्टार्ट होते हुए और 00 पे एंड होते हुए, और मैक्सिमम मिनिमम 90 होना चाहिए। अब मैं अगर 90 और मैक्सिमम रेंज पे जाऊं, यानी 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के ऊपर जाऊं, मैंने कहा भाई 9T1, ठीक है ना, तो ये मैंने रेंज वैलिडेटर लगाया। तो देखें इसने यहाँ पे भी एरर रिमूव कर दिया। इसी तरीके से ईमेल होती है। ईमेल में क्या चीज जरूरी होती है, @ का कीवर्ड लगा हुआ होना चाहिए, जीमेल लगा हुआ होना चाहिए या याहू मेल कुछ भी हो, और .com लगा हुआ होना चाहिए। मैंने कहा भाई फाइज, मैंने यहाँ पे दिया, इसने बोला इनवैलिड ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस गलत दे रहे हो। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने फाइज दे दिया। मैंने कहा अब उठा लो, इसने बोला नहीं। अब मैंने कहा अच्छा चले @ पास कर देता हूँ, @ पास किया तो मैंने इसको सबमिट करा, इसने अभी भी ईमेल को इनवैलिड कह दिया। मैंने कहा gmail.com, अब इसने गेट कर लिया उसको। तो ये एक वैलिडेशन अप्लाई हुई है। ठीक है ना, MVC में भी इसी तरीके से वैलिडेशन अप्लाई होती है। ठीक है, वैलिडेशन अप्लाई, अब सारी चीजें मेरी सही हुई। लेट सपोज मैंने ऊपर वाली चीज को खाली कर दिया, देन दोबारा सबमिट करा, इसने मुझे दोबारा एरर दे दिया क्योंकि वहां पर डाटा लाजमी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये वैलिडेशन अप्लाई होती है। अब इसी तरीके से ट्रीव्यू का आर्किटेक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। Preview.aspx के नाम से मैंने पेज इसमें डिजाइन किया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। आई होप कि ये जल्दी से आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये एक प्रीव्यू आर्किटेक्चर बना हुआ है। बेसिकली
एक मास्टर नोड है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कोई पेज डिजाइन नहीं हुआ और मेरा डाटा नए टैब पे खुल रहा है क्योंकि मैंने नेविगेट यूआरएल की एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है और वो बेसिकली नए टैब पे चलती है। अब गेट स्टूडेंट पे मैंने एक पेज लिखवाया हुआ है, वेलकम टू स्टूडेंट पेज। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और कोड लेवल पे आपको दिखाऊं, review.aspx की मेरी फाइल है, ये मेरी फ्रंट एंड की फाइल है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो नेविगेट यूआरएल के अंदर ये मेरा पेज डिफाइन हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से गेट स्टूडेंट के अंदर मेरा स्टूडेंट का पेज डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये उस पेज पे लेके जा रहा है। तो बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, हम पढ़ते हैं एमवीसी के अंदर भी और ASP.NET के अंदर भी। मेरी एक अपनी रिकमेंडेशन ये है कि अगर यूजर एमवीसी पे आना चाह रहे तो सबसे पहले .NET करे, .NET नहीं आती तो C# करे, C# आएगी तो वो .NET कर पाएगा और .NET आएगी तो वो एमवीसी के आर्किटेक्चर को समझता है। जब .NET MVC समझ लो तो फिर .NET Core MVC पे तब जाए जब .NET MVC आ जाए, क्योंकि .NET MVC और .NET Core MVC के सिर्फ और सिर्फ थोड़े से आर्किटेक्चर में फर्क है, मतलब स्टाइलिंग से मतलब फाइल के नेम्स में फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही रहता है। तो इसीलिए .NET करें देन .NET MVC की तरफ आए अगर वो .NET MVC करना चाह रहा है, और अगर वो .NET कर चुका है तो डायरेक्ट .NET MVC का कोर्स रीड करे या यहाँ पे गेट करे, ठीक है। एंड लास्ट जो है ये कोड की कुछ एग्जांपल्स हैं, और फिर यहाँ पे अब किसी के भी कोई भी सवालात हैं तो उस सवालात के लिए मैं रेडी हूँ, अदरवाइज सेशन एंड हो रहा है। जिसने भी सवाल पूछना है वो रेज कर सकता है हैंड। सर और अगर किसी को अपनी एनुअल रिपोर्ट लिखनी है तो इससे लिख सकता है, आई थिंक, शायद मैं क्या बोल रही एनुअल हूँ सर। आमना आम नाम के साथ मुझसे सवाल पूछें क्योंकि सारे एक साथ नहीं करें। पहले कौन सवाल रबिया। पूछना? रबिया। रबिया आपका सवाल था ये एनुअल रिपोर्ट वाला? जी जी। ठीक है। रबिया, एनुअल रिपोर्ट किस सेंस में बोलना चाह रही है कि आप क्या चाह रही है, एम्प्लॉय एनुअल रिपोर्ट बनाना चाह रही है, बस सेल्स एक एनुअल नहीं, रिपोर्ट? एक बिजनेस एनुअल रिपोर्ट होती है ना, एक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ बस कि मैं ये नहीं कह रही कि मुझे लिखनी है या कोई लिख सकता है, मैं ये कह रही हूँ कि एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है, बिजनेस एनुअल रिपोर्ट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल की, तो क्या बिल्कुल। इस सॉफ्टवेयर से ठीक है? आपकी आवाज ड्रॉप हो गई बीच में रबिया, दोबारा से बोलिएगा। सर मैं कह रही थी कि क्या इसको ASP.NET को यूज करके एनुअल रिपोर्ट बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा बिजनेस सकती एनुअल है। रिपोर्ट से? बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस ओके एनुअल ओके। पूरा बिजनेस रन हो रहा होता है वेबसाइट के ऊपर। ईआरपी का कॉन्सेप्ट है, आपने ईआरपी कभी यूज होते हुए देखा है? नहीं, मैं तो फर्स्ट नहीं टाइम देखा। ठीक है, मैंने ठीक है, अभी attend- आप नहीं आई हैं। देखें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है, ईआरपी के अंदर रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आर एस एस आर एस 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 आर एस 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 सास रिपोर्टिंग आ जाती है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट मुझे बोलेगा कि भाई मुझे एक पेज चाहिए, उस पर मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पीछे टेबल में हम क्या करते हैं, उन इंफॉर्मेशन को गिरा देते हैं और फिर डिजाइन पे कॉल करा लेते हैं और फिर उसको उस पेज पे हम दिखा देते हैं कि सर आपकी एनुअल रिपोर्ट ये है। अब डाटा पीछे जैसा गिरेगा वैसी आपकी एनुअल रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस पे बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एमवीसी में ही क्रिएट करें, आप शादी पे भी कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे, हर वेबसाइट पे क्रिएट हो सकती है। डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपसे क्या रिक्वायरमेंट करता है। अब इसको अगर मैं डेवलपमेंट से हटाऊं, मैं अगर बात करूं कि अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती तो क्या आप नहीं कर सकती, आप रिपोर्टिंग फिर भी कर सकती हैं। उसके लिए फिर पावर बीआई का कॉन्सेप्ट है। पावर बीआई एक टूल है जिसपे काम होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है। दूसरा, एक्सेल के ऊपर भी रिपोर्ट्स बनती हैं, शायद आपने उसको देखा है या नहीं देखा। अगर आप बीकॉम या इस तरह की या एमबीए वगैरह की स्टूडेंट हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि रिपोर्टिंग के काम के लिए जो है वो एक्सेल और बीआई की तरफ जाएं और वहां से आप अपना करियर पाथ बनाएं, रादर देन आप डेवलपमेंट की तरफ। और अगर आप सर एक्सेल डेवलपर, और दूसरा क्या? दोबारा सॉरी क्या बोला आपने? सर एक्सेल के एक्सेल पर जाएं और दूसरा पावर पीआई। बीआई, पावर बीआई जी बिल्कुल, पावर बीआई के ऊपर जाए, उस पे ये टूल्स पे, कहने का मकसद है ये रिपोर्ट्स बनती हैं, एनुअल रिपोर्ट हो गई, उस पे भी बनती हैं, इस पे भी बनती हैं, बनती सब पे हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट क्या बोलता है। क्लाइंट बोलता है अगर मुझे वेबसाइट बना के दे दो तो आपको फिर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लाइंट बोलता है भाई मुझे वेबसाइट नहीं दो, बस मुझे एक पेज, एक जगह दिखा दो और उस जगह पे मैं उस फाइल को खोलूं तो मेरी रिपोर्ट ओपन हो जाए, तो आप फिर, कहने का मकसद है एक्सेल और उस पर भी क्रिएट करके उसको दे सकती हैं, एक्सेल और पावर बीआई के ऊपर, ठीक है। ठीक है रबिया, आपको क्लियर हो गया आपका पॉइंट? यस सर। ओके। आप अब नेक्स्ट आमना कोई सवाल बोली थी, मैंने माइक अनम्यूट होते हुए देखा था। आमना आपका कोई सवाल? हेलो?
अगर किसी का कोई जी नो सर, मेरा कोई सवाल नहीं। अच्छा कोई सवाल नहीं है, ठीक है। शीज और अली नेक्स्ट, मेरे ख्याल में आप दोनों हैं। अली तो आई गेस मेरे ख्याल में इनका माइक कनेक्टेड नहीं है। शीज, आप में से किसी का भी, शीज अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल पूछें, अदरवाइज फिर हिरा जो है सेशन को एंड कर देंगी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हिरा सेशन को एंड करें। Thank you for attending our workshop. If you have any query, please contact us these numbers or you can visit our website. Thank you, sir. Thank you, participants. हाफिज।